जातिगत भेदभाव, जातिगत उत्पीड़न, उसके खिलाफ साहित्य किस स्तर पर कहाँ तक खड़ा है, इस बात को देखना और उसका डिस्कोर्स खड़ा करना, यह दलित दृष्टि के अंतर्गत हम मानते हैं कि यही दलित दृष्टि है। और जब हम दलित दृष्टि की पड़ताल करते हैं तो ये खोजते हैं कि साहित्य में दलित पात्रों की उपस्थिति किस रूप में है, दलित जीवन की अभिव्यक्ति किस रूप में है, और दलितों के जो सवाल हैं, मतलब आज जो वो सवाल हैं और आज से 100 साल पहले के साहित्य में जो सवाल थे, ये जब हम भक्ति काल का मूल्यांकन करते हैं तो उस समय जो जाति से जुड़े हुए प्रश्न थे, वह सारे प्रश्न साहित्य में किस रूप में उपस्थित हैं, या फिर वो उपस्थित हैं भी या नहीं है, या उनके प्रति कोई उपेक्षा है, या उसके प्रति कोई मौन है, या उसके प्रति कोई एक तरीके का समर्थन है। इन चीज़ों को ही देखना दलित दृष्टि या साहित्य की जो मांग है, दलित चेतना की, दलित विमर्श की, वही दलित दृष्टि कहलाती है। तो जब हम दलित दृष्टि कहते हैं तो इस बात को सीधे सीधे इस रूप में समझना चाहिए कि ये कोई जातिवादी नजरिया नहीं है, बल्कि यह एक साहित्य के लोकतांत्रीकरण की मांग है। साहित्य के भीतर जाति के प्रश्न को, साहित्य के भीतर मतलब भारतीय समाज के एक बहुत बड़े तबके के, बहुत बड़े वर्ग को समाहित होता हुआ देखना, उसके सवालों को शामिल होता हुआ देखना दलित दृष्टि के अंतर्गत आता है। तो एक बात तो हमें यह स्पष्ट कर लेनी चाहिए, इसीलिए जैसे हम दलित विमर्श की साहित्य की बात करते हैं कि दलित साहित्य आया, दलित साहित्य ने वो सारे सवाल उठाए जो अब तक के हमारे साहित्य में अनुत्तरित थे। यानी वो सवाल, जैसा मैंने कहा कि सामाजिक सम्मान का सवाल, मर्यादा का प्रश्न, डिग्निटी का प्रश्न, भागीदारी का प्रश्न, और साहित्य में हम कहाँ खड़े हैं। मतलब अगर साहित्य समाज का दर्पण है, अगर साहित्य एक तरीके की का दस्तावेज है, सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक दस्तावेज है, तो उस दस्तावेज में हमारी उपस्थिति कहाँ है, हम किस रूप में वहाँ पे खड़े हैं, हमारी पीड़ाओं को, हमारी वंचनाओं को, हमारे संघर्षों को साहित्य में किस रूप में देखा गया है, यह इस चीज की पड़ताल करना ही एक तरह का दलित विमर्श का काम है, दलित साहित्य का काम है। तो अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वह बात मैं दलित साहित्य को लेकर नहीं करूंगा, दलित विमर्श उस बात का एक हिस्सा है। क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप सब लोग जानते हैं, सब लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं, जो नहीं भी होंगे वो भी जानते होंगे कि 70 के दशक में, 60 और 70 के दशक में महाराष्ट्र में, और 90 के दशक के बाद हिंदी में जिस दलित चेतना का विस्तार हुआ, दलित साहित्य और दलित विमर्श का विस्तार हुआ, उसने एक तरीके से कहे कि एक आंदोलन का स्वरूप लिया, और साहित्य को एक तरीके से कहा जाए कि पुनर्मूल्यांकन की दृष्टि से परखना, साहित्य का पुनर्मूल्यांकन करना, साहित्य के सौंदर्य शास्त्रीय प्रतिमानों को फिर से परीक्षण करना, ये सारा काम हुआ है। और कहा जाए कि एक तरीके से नए संदर्भ में वो काम अभी भी चल रहा है। लेकिन मैं जब बात कर रहा हूं तो मैं ये कहना मतलब मेरी दृष्टि इस बात पर है कि जो हमारा मुख्य धारा का साहित्य, मतलब ओवरऑल जो साहित्य है, जो व्यापक साहित्य है, मतलब उसमें दलित विमर्श को भी आप रख लें, उसमें जाति को लेकर क्या नजरिया है, दलित दृष्टि मतलब दलित दृष्टि के हिसाब से अगर उसको देखना हो तो उसका क्या नजरिया है। तो मैं आपको एक छोटी सी पृष्ठभूमि इस मामले में रखता हूं कि हम सब लोग जानते हैं कि जाति व्यवस्था का जो का का जो उदय है, जाति व्यवस्था की जो कह सकते हैं कि उत्स है, उसका जो मूल है, वह बेसिकली हमारी आर्य संस्कृति के भीतर निहित है। आर्य संस्कृति एक वर्ण व्यवस्था पर आधारित संस्कृति थी, जिसको कि वेदों, पुराणों, आगे चलकर उपनिषदों
और स्मृति ग्रंथों के जरिए एक तरीके से उसको स्थायित्व दिया गया, जाति के विचार को भारतीय समाज का मौलिक विचार बनाया गया। और जिस दौरान भारत में कह सकते हैं कि वैदिक काल के परावर्ती जो परवर्ती काल है, यानी बाद के दिनों में, और उसके बाद के जो पौराणिक समय है, बाद में पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, यानी आप ये समझिए कि मध्यकाल से पहले पहले पूरा जो हमारा संस्कृत वाङ्मय है वह अपने चरम पर पहुंच चुका था। यानी जितने आप काव्य शास्त्रीय विवेचन देखते हैं, चाहे वो रस सिद्धांत हो, चाहे वो नाट्य शास्त्र हो, चाहे वो जितने भी हमारे सौंदर्य शास्त्रीय प्रतिमान गढ़े गए, वो सारे संस्कृत साहित्य में उसी काल में, उसी दौर में, यानी जो काल भारत के सनातन, कथित सनातन या हिंदू संस्कृति के विकास का काल है, वही काल एक तरीके से देखा जाए तो हमारे संस्कृत साहित्य के उत्कर्ष का काल भी है। तो जाहिर है कि उस समय जो 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 फिलॉसफी विकसित हो रही थी भारत में, जो दर्शन विकसित हो रहा था, जो चिंतन विकसित हो रहा था, उस चिंतन का प्रभाव इन सौंदर्य शास्त्रीय प्रतिमानों पर, और जो साहित्य शास्त्र उस समय विकसित हो रहा था, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे वो भाषा शास्त्र हो, चाहे वो सौंदर्य शास्त्र हो, नाट्य शास्त्र हो, उन सब पर उसका प्रभाव दिखना लाजिमी था। और इसलिए आप देखेंगे कि जो सौंदर्य शास्त्र जो प्रतिमान बने, यानी जो नायक नायिका भेद है, या जो शब्दों की ध्वनियों के जो गुण हैं, ठीक है, जो ध्वनि के अपने अपने जो प्रकार हैं, जो रस के सिद्धांत विकसित हुए हैं, उन सारी ही चीजों में अगर आप देखेंगे तो एक जो भारत की सबसे प्रमुख और सबसे प्रबल वैचारिकी चिंतन प्रणाली उस दौर की रही, उसका प्रभाव दिखेगा। इसीलिए संस्कृत नाटकों में भावक और रसज्ञ और मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब व्यक्ति को इतना ज्यादा दक्ष होना चाहिए कि वह कला और नाटक के रस का पान कर सके, उसको उसको समझ सके। यानी एक तरीके से भावक और जो उसका श्रोता है उसके ऊपर भी ये जिम्मेदारी डाली गई कि आपको भी अपने आपको इतना क्षमतावान बनाना है कि आप शास्त्रीय जो हमारे कलाएं हैं उन कलाओं का आनंद ले सके। तो उसमें एक हायरार्की आपको नजर आएगी, एक उसके साहित्य के भीतर भी एक तरह का, जिसे हम शुद्धतावाद, कलावाद, बाद के दिनों में जिस जो सिद्धांत विकसित हुए, वो सारी चीजों का प्रभाव आप उसमें देख सकते हैं। उसमें सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव देख सकते हैं, जिसको कि बहुत ही लोकप्रिय ढंग से साहित्य में आप सब लोग भी जानते होंगे। जैसे कहा जाता है कि संस्कृत नाटकों में जो सुसंस्कृत पात्र होते थे, उच्च वर्गीय पात्र होते थे, वो शुद्ध संस्कृत बोलते थे, वैदिक संस्कृत बोलते थे। जो निम्न पात्र होते थे वो पाली और प्राकृत बोला करते थे। यानी उसमें भाषा के स्तर पर भी आपको सामाजिक स्तरीकरण दिखाई देगा, कलात्मकता के अलग अलग मूल्य निर्धारण किए गए। तो इस तरीके से मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो हमारी साहित्य शास्त्रीय जो विकास क्रम है, उस विकास क्रम में आप भारत की सामाजिक व्यवस्था के लक्षण देख सकते हैं, उसका प्रभाव देख सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि इसका कोई प्रतिरोध नहीं हुआ, मतलब इसका कोई दूसरी धारा नहीं थी? तो ऐसा नहीं है। संस्कृत नाटकों में, संस्कृत वाङ्मय में उसकी दूसरी धारा भी है। ठीक है, जैसे आप शूद्रक का नाटक आप लोग पढ़ते होंगे सिलेबस में, संस्कृत वालों के तो है, हिंदी वाले भी जानते ही हैं। मृच्छकटिकम है, मिट्टी की गाड़ी जिसका अनुवाद हुआ, या मान लीजिए वज्र सूची है। अश्वघोष जो बौद्ध विचार को मानने वाले थे, लेकिन वो संस्कृत में रचना करते थे, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इस तरीके से पूरा जो हमारा उस दौर का बौद्ध वाङ्मय है, नागार्जुन है, या दिग्नांग है, या मान लीजिए और भी अनेक जो शून्यवादी या बौद्ध महायानवादी जो चिंतक है, न्याय, सांख्य, वैशेषिक जो दर्शनों के चिंतक, वो सब संस्कृत में भी उन्होंने मुख्य धारा में लिखा। आगे चल के जो बौद्ध रचनाएं हुई वो सब पाली में हुई शुरू से ही।
लेकिन संस्कृत में भी जो मुख्य धारा की सामाजिक जो चेतना थी, उसके बरक्स एक समानांतर चेतना भी उस समय चल रही थी, उसका साहित्य में प्रभाव भी दिख रहा था, जिसका मैंने आपको उदाहरण बताया कि वज्र सूची उसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। यानी यह करीब दूसरी शताब्दी के आसपास यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को उसी तरीके से खारिज किया गया जैसे आज कोई एक तार्किक वैज्ञानिक चेतना पर आधारित कोई व्यक्ति जिस तरह से जाति व्यवस्था या पुनर्जन्म के सिद्धांत, कर्म फल के सिद्धांत को जिस तरीके से खारिज किया जाता है, तो उसका उसका एक तरीके से पैरेलल प्रत्याख्यान उस समय भी रचा गया। तो इस तरीके से आप देखें, अच्छा उसमें जाति की चेतना, जाति का प्रश्न, मानव मानव बराबर है इसका प्रश्न, भौतिकवादी विचार प्रणाली का प्रश्न, ये सारी चीजें उसमें समाहित हैं। यानी मुख्य धारा जो है वो शास्त्रीय परंपरा पर आधारित थी, वैदिक परंपरा पर आधारित थी, लेकिन उसके समानांतर भी एक धारा थी जो उन परंपराओं का के विरोध में थी और सामाजिक समता, न्याय, बराबरी, इस तरह की बात वो उस समय भी उठा रही थी। तो वहां से आप शुरू करिए, फिर आप मध्यकाल में आइए। मध्यकाल में सब लोग जानते ही हैं कि आपने सब शुक्ल जी को पढ़ा ही होगा। रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण धारा और सगुण धारा के बारे में जो अपने विचार रखे हैं, तो भले ही रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण धारा को ये कहते हुए खारिज करने की कोशिश की हो कि ये सब लोग कौतुक करते थे और जनता का ध्यान जो है अपनी छोटी और सामान्य हरकतों के जरिए और जादू टोना के जरिए लोगों का ध्यान वैष्णव धर्म और वैदिक धर्म से अपनी तरफ केंद्रित करना चाहते थे, भले ही उसमें नकारात्मक बातें हों, लेकिन इससे इस बात को वह भी इनकार नहीं कर पाए शुक्ल जी भी कि ये जो तथाकथित जो निर्गुण और निरीश्वरवादी जो धार्मिक पद्धति, भक्ति पद्धति उस समय आई थी सामने निर्गुण के नाम पर, उस पद्धति ने भारत की व्यापक जनता को अपने साथ लिया। यानी वो जनता जो अनपढ़ थी, श्रमशील थी, शिल्पकार थी, जो संस्कृत का ज्ञान जिन्हें नहीं था, जो वैदिक परंपराओं के रिसीविंग एंड पे थे, यानी वैदिक परंपराओं के पीड़ित थे, और जाहिर है कि भारत की वर्ण व्यवस्था इस मुकाम तक पहुंच चुकी थी मध्यकाल तक आते आते कि उसने बहुसंख्यक लोगों को विशेषाधिकार से वंचित कर दिया था, और कुछ लोग जो समाज के उच्च वर्गीय लोग, खास करके वैश्य, मतलब जो व्यापार में सम्मिलित थे, जो राजनय में शामिल थे, और जो पौरोहित्य जिनके हाथ में था, तो वो तबका काफी एक संकेंद्रित तबका था, और बाकी जो श्रम करने वाले लोग थे वो बहुत ही बड़ी संख्या में थे। और जैसा मैंने बताया कि 1000 1500 सालों के भीतर बहुत लंबा समय होता है एक व्यवस्था को अमल में लाने के लिए। तो अगर हम ईसा के पूर्व मान लीजिए बौद्ध विनाश के बाद 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी से लेकर के आगे तक जोड़े, तो करीब करीब 1500 साल ऐसे बनते हैं मध्यकाल तक आते आते, जब तक कि इतना रूढ़ व्यवस्था हो चुकी थी कि बड़े पैमाने पर लोग इन अधिकारों से वंचित हो चुके थे, और जिसको कि शुक्ल जी ने कहा कि इनको इन निर्गुण संतों ने, भक्तों ने उनको अपने जाल में फंसाया। तो भले वो उनको वो जाल लग रहा हो, लेकिन यह बात तो वो भी प्रकारांतर से वो मानते हैं कि बड़ी संख्या में कबीर और रैदास और दादू और नानक और इस तरह के जो सुंदर दास और इस तरह के तमाम जो पीपा, इस तरह के जो निर्गुण संत थे, इन लोगों के प्रभाव में बहुत बड़ी जनता थी। और वो उनका मुख्य संदेश क्या था? उनका मुख्य संदेश यही था कि जो वैदिक चिंतन प्रणाली थी उसका लोकप्रिय तरीके से खंडन करना है। इसीलिए वो उन्होंने एकात्मवाद की बात की, जिसको हम अद्वैतवाद कहते हैं। अद्वैतवाद की लोकतांत्रिक चेतना उनके भीतर थी, निर्गुण की का विचारधारा था, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाने की बात थी, एक तरीके का उसमें सांसारिकता से मुक्ति की बात थी, और पाखंड और मूर्ति पूजा और इस तरह का जो भी
वाय आडंबर है उनसे मुक्त की बात थी। यानी ये सारी चीजें वो चीजें थी जिनमें व्यापक साधारण जनता जिसमें पिस रही थी। और इन कवियों के सामने ये चैलेंज था कि इन इन गूढ़ दार्शनिक बातों को साधारण लोगों तक कैसे ले जाया जाए ताकि वो बात उनको समझ में आए। इसीलिए कबीर ने राम का रूपक चुना। इसीलिए ये क्या नाम है, मतलब जो वैदिक ऋषि थे या जो वैदिक ऋषियों के चमत्कार थे, उन चमत्कारों का सामना करने के लिए ये सब सुषुम्ना, ईड़ा पिंगला और ये नाड़ी जागरण की बात उन लोगों ने की। उलटवासियों का एक तरीके से इजाद हुआ नाथ और सिद्ध संतों के जरिए, जो बौद्ध परंपरा से जुड़ता है। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक पूरी ऐसी परंपरा है जो समानांतर चली आ रही है, जो वर्चस्वशाली विचारधारा के बरक्स एक दार्शनिक और चिंतन के स्तर पर विरोध में हमेशा वो खड़ी रहती है और व्यापक जनता पर उसका प्रभाव भी रहता है। और इसीलिए सगुण संतों ने पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगाई कि ये जो समाज के निचले तबके हैं, ये अगर वैष्णव धर्म या जो हमारा हिंदू धर्म का जो मुख्य धारा है उससे अगर ये अलग हटते हैं, उससे ये दूर जाते हैं और उनके भीतर किसी भी प्रकार का निरीश्वरवाद या किसी भी प्रकार का जो जिस प्रकार का धर्म निर्गुण पंथ के लोग अध्यात्म प्रस्तुत कर रहे थे, अगर इस चेतना का प्रसार होता है तो ये बड़े पैमाने पर सनातन के लिए और हिंदू धर्म के लिए एक नुकसानदायक चीज होगी। ये बात उस समय के संत भी समझ रहे थे। इसलिए पूरा भ्रमर गीत का अगर आप सार समझेंगे, आप समझते ही होंगे, आजकल तो बच्चे सब लोग, आप लोग विश्वविद्यालय के छात्र हैं, सब समझते हैं कि जो भ्रमर गीत में जो जो जोग ठगौरी यहाँ नहीं बिकेगी, इसका जो पूरा संदर्भ है वो क्या है, और जो कृष्ण के प्रति एक तरीके का रसात्मक बोध पैदा करने की जो कवि का प्रयास है वो क्या है, वो बेसिकली वही है। मतलब उस दौर की जो अपनी सांस्कृतिक टकराहट थी, आध्यात्मिक टकराहट थी, उसका प्रतिफल है। तो पूरा मध्यकाल हमारा, चाहे वो रीतिकाल हो या फिर भक्ति काल हो, पूरा मध्यकाल इस पूरे डिस्कोर्स को, मतलब समाज के दो विरोधी तबकों के आपसी द्वंद्व को एक तरीके से साहित्य में अलग अलग रूपों में चित्रित करने का प्रयास है। जैसे रीतिकाल को बहुत लोग, बहुत आलोचक ये मानते हैं कि रीतिकाल पूरी तरीके से एक व्यर्थ का समय था और श्रृंगारिकता इतनी ज्यादा हावी हो गई थी कि समाज के बाकी चिंतन उसमें गौण हो गए थे। आप उसको गहराई से पढ़ेंगे और आजकल उस पर बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं रीतिकाल को लेकर के, कि ऐसा नहीं है कि रीतिकाल पूरी तरीके से कोई मतलब अराजनैतिक, असामाजिक, श्रृंगारिक और व्यसन में डूबा हुआ कोई साहित्य था। सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि उसके भीतर भी, रीतिकाल के भीतर जो सौंदर्य का एक अकुंठ, कह सकते हैं कि उपासना है लेखकों की, सौंदर्य के प्रति जो एक एक निर्विकार आकर्षण है, आप कह सकते हैं कि यह भी एक तरह का प्रतिरोध है जो हमारी वैदिक संस्कृति के द्वारा थोपी जाने वाली जो आध्यात्मिकता है, उस आध्यात्मिकता के सामने यह भी एक तरह का चैलेंज है, एक तरह का प्रतिरोध की चेतना है। तो इन सभी चीजों के भीतर आप देखेंगे कि एक जो वैदिक संस्कृति के जो मूल विचारधारा है, उसके समानांतर एक समतामूलक, एक ज्यादा तार्किक, और उस तार्किकता की सबसे मूल कसौटी है जात पात का विरोध करना, वर्ण व्यवस्था का विरोध करना और पुनर्जन्म के सिद्धांत का विरोध करना। कर्मफल का जो सिद्धांत है, यही वो मुख्य सिद्धांत है जिन पर हिंदू धर्म का पूरा ढांचा टिका हुआ है, वैदिक सनातन धर्म का। तो एक समानांतर संघर्ष इसमें आपको निरंतर दिखेगा, जो भारत में, जिसको आप कहते हैं ब्राह्मण और श्रमण संस्कृति का संघर्ष, यानी आज के दलित विमर्श और आज के जो पैरेलल डिस्कोर्स है साहित्य में, वो ब्राह्मण श्रमण संस्कृति का जो आप द्वैत आता है, या जिसको चौथीराम यादव ने लोक और शास्त्र का द्वंद्व कहा है, तो ये लोक शास्त्र का द्वंद्व और ब्राह्मण श्रमण का द्वंद्व ये आपको निरंतर दिखाई देगा।
मतलब उस समय के लेखक जो है या कवि या संत कवि आज की तरह कोई विद्रोह और एहतजाज और संघर्ष आपको उस तरीके से, चूंकि जाहिर है कि काल का फर्क है, वो अपने समय के डिस्कोर्स में हस्तक्षेप करते हुए सारी चीजों को उठा रहे हैं। तो ये आप इसको मध्यकाल के रूप में समझ सकते हैं। फिर आप आ जाइए, मतलब उसके महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों का अगर हम देखें तो फिर उसमें आप आता है भारत का नवजागरण। तो नवजागरण तक आते आते हमारे जो पूरा विमर्श है उसकी बाजी पलट चुकी है, क्योंकि नवजागरण में हमारी राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रवाद का समावेश हो चुका है। भारत में जो नवजागरण आया वह किसके प्रतिक्रिया में आया? वह आया उपनिवेशवाद की प्रतिक्रिया में। यानी कि इसके पहले कि भारत में कोई आधुनिकता विकसित होती, यानी मुगल शासन काल में जो भूमि सुधार या मतलब जो भूमि संबंध बन रहे थे, या जो प्रिमिटिव औद्योगिक, जो हमारे कह सकते हैं प्री मॉडर्न, मतलब आधुनिक युग से पहले का जो औद्योगिक विकास था, बुनकरी और कारीगरी और शिल्पकारी और तमाम तरह के जो हमारे यहाँ शिल्प विकसित हो रहे थे, जाहिर है कि वो अभी इसके पहले कि वो कई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, यानी किसी किसी आधुनिक औद्योगिक क्रांति का वाहक बने, उसके पहले भारत में औपनिवेशिक शासन आ चुका था। और जाहिर है कि भारत में जो नवजागरण आया वो उस औपनिवेशिक शासन के प्रभाव में और उसकी प्रतिक्रिया में, यानी उसके, जैसे राजा राम मोहन राय वगैरह ने क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई ब्रिटिश और पश्चिमी दुनिया के स्त्रियां किस तरह की हैं, पश्चिमी दुनिया का समाज किस तरह का है, पश्चिमी शिक्षा का क्या प्रभाव है। तो उन्होंने वहां से कुछ सकारात्मक मूल्य लिए और उसको अपने भारतीय चेतना के साथ कुछ फ्यूजन बनाने की कोशिश की। इसी तरह आप महाराष्ट्र में चले जाइए तो ज्योतिबा फुले ने क्या किया? ज्योतिबा फुले ने का जो पूरी जो चेतना है, वो कहते हैं कि ब्रिटिश शासकों के उपनिवेशवाद के प्रभाव में हमें पता चला कि दुनिया कैसी है, नहीं तो हम जो यहाँ एक जिस तरह के युग में जी रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। और उनके आने से हमारे यहाँ जो शिक्षा पर और ज्ञान पर जो बाधाएं थी, वो बाधाएं दूर हुई, और मिशनरी जो चर्च का जो एजुकेशन है उसके ज़रिए, और बाकी जो उनका इतिहास है मैक्स मूलर से लेकर के ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा विलियम जोन्स के इतिहास, तो उनके ज़रिए हम लोगों को ये पता चला कि दुनिया में क्या है और हम किस अंधकार युग में जी रहे थे। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रभाव को स्वीकार करते हैं कि हमारी आंखें खोलने में उनका कितना बड़ा हाथ है। तो वहां से एक नवजागरण की चेतना हमारे भीतर पैदा हुई, जिसने राष्ट्रवाद, और उस राष्ट्रवाद की अनिवार्यता ये थी कि हमें अपने भारतीय राष्ट्र की पहचान को तलाश करना। यानी ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने यह कहा कि भारत जो है चूंकि एक राष्ट्र बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास कोई सांस्कृतिक विरासत नहीं है, इसके पास कोई वैज्ञानिक चेतना नहीं है, भारत के लोग अंधकार युग में रहते हैं, भारत जो है एक पिछड़ा हुआ, और उसके भीतर आधुनिक चेतना नहीं है, उसकी कोई अपनी सांस्कृतिक जड़ें नहीं है जिससे भारत कोई एक राष्ट्रीय इकाई में गठित हो सके। तो इस बात का प्रतिकार करने के लिए भारतीयों ने कहा कि नहीं, हमारे पास तो बड़ी समृद्ध परंपरा है, और उस समृद्ध परंपरा की खोज में जो हमारा नवजागरण था उसने क्या किया, और उस समय जो नवजागरण कालीन हमारे नेता थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक जो हमारी परंपरा की बहसें थी, जो मैंने अभी तक आपको बताया, यानी मध्यकाल तक, मतलब पूरे 1500 सालों के इतिहास में हमारी पूरी चिंतन परंपरा कैसी है? टकराहट भरी है। यानी कोई उसमें एक एक धारा नहीं है, जो एक धारा है उसके पर दूसरी धारा है, भले ही वो कमजोर है लेकिन है, उसका प्रभाव है। तो नवजागरण ने क्या किया कि उस जो हमारे चिंतन परंपरा के भीतर का जो द्वंद्व था, उस द्वंद्व को के विरोधी पक्ष को दबा दिया, मतलब उसको सप्रेस किया, उसको किनारे कर दिया, और जो हमारी सनातन वैदिक परंपरा थी
उस वैदिक परंपरा को ही उन्होंने सामने रखा कि यही हमारी भारतीयता की पहचान है। जैसे विवेकानंद ने वेदों की और लौटो वेदांत की बात की थी। जो जेन्युइन हमारे थिंकर्स हैं, आप उनकी तरफ अगर जाएं तो विवेकानंद ने क्या कहा था? विवेकानंद ने कहा था वेदांत की तरफ, वेदों की तरफ लौटो और उसके वेदांत दर्शन की बात की उन्होंने। कर्म कांडों में शैव वैष्णव पंथ की आपस की क्या संघर्ष है, या जो हमारे सगुण धारा का जो पूरा जो मतलब पूजा पद्धति का क्या संघर्ष है, उस पर जोर देने के बजाय विवेकानंद ने वेदांत उपनिषदों के जो संदेश है उसको समझने की बात कही कि कम से कम उसमें कुछ दर्शन है, कुछ फिलॉसफी है, कुछ सोच है, उसके भीतर कुछ द्वंद्व है। अब जैसे शंकराचार्य ने जो वेदांत दर्शन की शुरुआत की, तो कम से कम शंकराचार्य ने बौद्धों से बहस किया। जो उस समय के बौद्ध चिंतन जो पूरी परंपरा थी, उस बौद्ध चिंतन परंपरा, लोकायत परंपरा, चारवाक परंपरा जो हमारी चली आ रही थी, आजीवक परंपरा जो चली आ रही थी, तो शंकराचार्य ने इन सारी परंपराओं के साथ एक तरह का बहस संचालित की और उसके बाद वेदांत दर्शन निकाला। और शंकराचार्य को भी यहाँ के वैदिक ब्राह्मणों ने गरियाना शुरू किया कि ये तो प्रच्छन्न बौद्ध है। यानी शंकराचार्य ने जो वेदांत दर्शन निकाला, उस वेदांत दर्शन को भी जो वैदिक दर्शन के मानने वाले जो प्रखर लोग थे, उन्होंने कहा कि ये गलत है। तो जिस शंकराचार्य को हम इतना महान बताते हैं, मतलब भारतीय दर्शन के लिए, उस शंकराचार्य को भी लोगों ने नहीं माना। तो कहने का मतलब ये कि क्या था, वो एक तरह का संघर्ष थी पूरी हमारी चिंतन परंपरा, आध्यात्मिक परंपरा में। नवजागरण ने क्या किया कि उस आध्यात्मिक परंपरा को एक तरीके से, या तो मतलब उसको एक तरीके से एक रंग में रख दिया, उसके विवादों को पर मिट्टी डाल दी, और जो विवाद के बड़े स्वर थे, जैसे मान लीजिए बौद्ध दर्शन, तो बौद्ध दर्शन को कुछ ऐसा बना दिया कि ये भी हमारी हिंदू परंपरा, हमारी परंपरा का एक पार्ट है। यानी बौद्ध दर्शन किस बात को लेकर के उसका की शुरुआत हुई, क्या उसके मूल सवाल थे, क्या उसका प्रभाव था समाज में, इस द्वंद्व को उभारने की बजाय उसको एक तरीके से उसको हिंदू और वैदिक संस्कृति के साथ ही उसके इक्विवेलेंट लेवल पे, उसके बराबर के स्तर पे रख करके उसका मूल्यांकन किया गया। तो नवजागरण ने ये सबसे बड़ी कमी सामने आई, जिसने ये कहा कि हमें अभी अपने सामाजिक सवालों को, या जो हमारे जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों पे ज्यादा बात नहीं करनी। तो आपको करना क्या है? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि ये तो बड़े पिछड़े लोग हैं, ये तो अपनी औरतों को जला देते हैं या छोटी बच्चियों की शादी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि परिवार सुधार करेंगे हम, जो है अपने परिवार, इस फर्क को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम अपने परिवार के सुधार तो करेंगे, हम अपने बच्चियों को पढ़ने भेजेंगे, स्कूल में भेजेंगे, लेकिन वैदिक रीति से, मतलब उनको अंग्रेजी शिक्षा की रीति से नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा पाठ पढ़ाएंगे अपनी लड़कियों को कि वो कुशल गृहिणी बन सकें और हमारे धर्म के संस्कार का पालन कर सकें और राष्ट्र की हमारी निर्मात्री बन सकें, हमारे समाज की रक्षा कर सके। तो एक तो ये कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि हम जो है अपने परिवार की जो बुराइयां हैं, बाल विवाह है, ये सब है, इन सब बुराइयों को हम, जो मॉडर्निटी में जो हमारी बाधा है, उन बाधाओं को तो फिलहाल हम दूर करेंगे, लेकिन जो सामाजिक बदलाव की बात है, यानी सामाजिक जो हमारा स्तरीकरण है, जो जाति के रूप में या अन्य अन्य रूपों में जो सामाजिक विभेद है, उस पर सहमति नहीं बनी, उस पर चुप्पी साध गए। चुप्पी क्यों साध गए? क्योंकि आपको अपने राष्ट्र की पहचान हिंदू परंपरा, हिंदू वैदिक परंपरा से जोड़नी थी। तो अगर जाति व्यवस्था खत्म होगी तो जाहिर है कि आप अपने हिंदू पहचान और अपनी वैदिक पहचान पर असर्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे आज भी जब आप किसी से कहते हैं कि भाई आपके परंपरा में ये सामाजिक समस्याएं रही हैं, तो लोग उसको क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ये तो एक तरह का कार्य विभाजन था, वो तो एक तरह की उस तात्कालिक वैज्ञानिक जो है डिवीजन ऑफ लेबर था, इसी तरह की बातें की जाती हैं। तो उन्होंने परिवार सुधार की बात तो स्वीकारी, लेकिन समाज में किसी तरह का ढांचागत परिवर्तन, बुनियादी परिवर्तन की बात को स्वीकार नहीं किया। और इसीलिए जो राष्ट्र की चेतना हमारे यहाँ बनती है, जैसे आपने पढ़ा होगा, आप पढ़िए, वीर भारत तलवार की रस्सा कसी है,
या मान लीजिए रामविलास शर्मा ने जो नवजागरण पर काम किया, उन्होंने भी सवाल उठाया कि भाई हमारे नवजागरण के लोगों ने इस तरह की जो जो बातें थी, इसलिए द्वंद्व नजर आएगा, इसीलिए आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के भीतर द्वंद्व नजर आएगा, इसीलिए आपको जो है उस दौर के जितने बड़े महावीर प्रसाद द्विवेदी के विचारों में द्वंद्व आएगा। पूरे जो हमारे यहाँ जो विकसित होती है हिंदी साहित्य के शुरुआती दिनों में, चाहे वो ये इंशाअल्लाह खां हो, चाहे वो सदल मिश्र हो, यानी जो हमारे हिंदी नवजागरण के दिनों के जितने प्रताप नारायण मिश्र हो, प्रताप नारायण मिश्र का तो पूरा देख लीजिए साहित्य, श्याम सुंदर दास हो, सबके भीतर एक द्वंद्व आपको सामाजिक और व्यक्तिगत के स्तर पे नजर आएगा। और इसीलिए हिंदी साहित्य में खासकर वह क्लैरिटी नवजागरण के दौर में वह स्पष्टता नहीं आ पाई कि राष्ट्र और अपनी सामाजिक जो स्थिति है उसके भीतर क्या अंतर संबंध। तो राष्ट्र की बात करने के लिए आपको बाकी चीजों पर अभी बात नहीं करनी है। और यही हाल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के साथ भी हुआ कि फिलहाल हमें आज़ादी की बात करनी है, अंग्रेजों को भगाना है, स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, हमें जाति के प्रश्न पे, ठीक है, समाज सुधार के प्रश्न पे सवाल नहीं करना है। और उसी समय इसीलिए अंबेडकर ने यह बात 1936 में अपने भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश में बात उठाई कि जब तक आप समाज सुधार नहीं करेंगे, आपकी किसी भी तरह का राष्ट्र और जाति लोकतंत्र के ढांचे का निर्माण नहीं कर सकते। क्योंकि बार बार आपके सामने प्रश्न आएगा कि जब भी आप समाज के बुनियादी परिवर्तन की बात को नकारेंगे तो आपके हर आधुनिक लोकतांत्रिक ढांचे में वह चीजें, उसकी प्रतिछाया नजर आएगी। तो प्रतिछाया हमारे साहित्य में नजर आती है, हमारे कलाओं में नजर आती है, हमारे पूरा आप देख लीजिए जो भी लोकप्रिय कलाएं हैं सारी कलाओं में नजर आएगा, आपके साहित्य के भीतर, आपके संस्कृति के भीतर, आपके राष्ट्र के भीतर, आपके लोकतंत्र के भीतर जाति और सामाजिक भेद की छायाएं नजर आती। तो जिसे हम दलित दृष्टि कहते हैं वो यही है कि वो अपने परंपरा का पुनर्मूल्यांकन करे कि कहां पर क्या क्या कमी रह गई, क्या छूट गया। यानी जिसको मैंने कहा कि मध्यकाल के संतों ने जिस तीखी भाषा में सवाल पूछा था अपने समय के वर्चस्व के शाली लोगों से, संस्कृति, साहित्य और कला और अध्यात्म के जो ऊंची गद्दी पर बैठे हुए लोग थे, उनसे जो सवाल संत के साहित्य के लोगों ने मध्यकाल में जो सवाल पूछा गया, वह सवाल हमारी आधुनिकता के शुरुआती दिनों में, यानी खासकर नवजागरण के समय में और पूरे इस कालखंड में सवाल नहीं पूछा गया। पूछा जाता तो एक ऐतिहासिक निरंतरता होती, और उस ऐतिहासिक निरंतरता में हमारे राष्ट्र के जीवन में, राष्ट्रीय आंदोलन में और साहित्य में सवाल उठते। इसीलिए आप देखिए कि पूरे हिंदी साहित्य में 1914 में सरस्वती पत्रिका में, जो आप लोग पढ़ते भी होंगे, कि हीरा डोम की कविता आई 1914 में आती, आधुनिक साहित्य में भोजपुरी में अछूत की शिकायत। उसके बाद आप देखिए कि सन्नाटा है पूरे साहित्य के भीतर, ठीक है। आप उस दौर की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं को देख लीजिए, तो उन सारी पत्रिकाओं की चिंता यही है, उनकी चिंता धर्मांतरण है। आप देख लीजिए जितने हैं पत्रिकाएं, चाहे वो चांद का अछूत अंक हो, या उस दौर की जो पत्रिकाएं हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने जो पत्रिका निकाली, जो नागरी पछाड़ी की जो पत्रिकाएं निकलती थी, सब जगह हिंदी साहित्य के पत्रिका में चिंता क्या थी कि ये जो निचली जातियों के लोग हैं, ये इन पे थोड़ा दया करो, इनके ऊपर थोड़ा कम प्रेशर डालो, नहीं तो सब ईसाई बन जाएंगे। तो उनको चिंता धर्मांतरण की है, उनकी चिंता गौरक्षा है, उनकी चिंता जो है वो ये है कि हम कैसे जो हिंदू मुस्लिम राष्ट्र का जो ये द्वंद्व पैदा हो रहा है कि कहीं मुसलमान इनको अपने साथ न ले जाएं, ज़्यादा फायदे की स्थिति में न चले जाएं, इसलिए इनको रोके रखो। तो रणनीतियां बदलती हुई नजर आती हैं आपको साहित्य के भीतर। फिर उसके बाद गांधी जी का आंदोलन आता है। गांधी जी ने 1930 के बाद अछूतोद्धार कार्यक्रम शुरू किया। तो अछूतोद्धार कार्यक्रम के का प्रभाव आपको समझ में आएगा उस दौर के तमाम साहित्य में। प्रेमचंद के यहाँ नजर आएगा, प्रेमचंद के तमाम पात्र गांधी के उस अछूतोद्धार प्रोग्राम, उस आंदोलन का असर उसमें दिखता है। उसमें तमाम जो
चाहे वो साकेत हो, चाहे वो भारत भारती हो, हैं, या उसके बाद का जो साहित्य सोहन लाल द्विवेदी है, दिनकर, इन सब लोगों के ऊपर, इवन पंत छायावादी कवियों के ऊपर भी आपको गांधी जी के अछूतोद्धार आंदोलन का प्रभाव पूरे साहित्य में नजर आएगा। लेकिन उसमें होता क्या है, देखिए साहित्य, प्रेमचंद ने जो बात कही थी, और वो प्रेमचंद ने मुझे लगता है अपने एक वही लक्ष्य करके कहा था, क्योंकि प्रेमचंद ने अछूतोद्धार कार्यक्रम से शुरू किया होगा, उनके यहाँ इसलिए रंगभूमि में सूरदास जैसा पात्र मिलता है, लेकिन बड़े लेखक की और बड़े साहित्य की, महान साहित्य की खासियत यही होती है कि वह अपने वैचारिक सीमाबद्धताओं में नहीं बनता है, वो उसको क्रॉस कर जाता है, वो भविष्य का साहित्य बन जाता है। इसीलिए प्रेमचंद के यहाँ आप देखेंगे कि वो सीमाबद्धता टूट जाती है। यानी प्रेमचंद जैसे ही दलित जीवन में प्रवेश करते हैं, दलित जीवन की रचनाओं, उन पात्रों के भीतर उसके जीवन में घुसते हैं, तो वो बात उनको सूरदास तक सीमित नहीं रहने देती है। सूरदास क्या है? सूरदास रंगभूमि में एक आज्ञा पालक, विनम्र, और जो बड़े लोग चाहते हैं उस तरीके का मृदुभाषी, मीठा बोलने वाला, अपना सर्वस्व त्याग करने वाला एक दलित पात्र है। लेकिन प्रेमचंद के साहित्य में आप देखेंगे कि सिर्फ वही नहीं रहा, सूरदास का ट्रांसफॉर्मेशन गोदान तक जाते जाते सिलिया और उसकी माँ जो है, और उस गांव के दलितों के जैसे हो गया, जहां पर माता दीन पंडित के मुंह में हड्डी घुसा देते हैं उनका, उसका धर्म भ्रष्ट करने के लिए, कि तुम ब्राह्मण हो और तुम हमारी बेटी को नहीं रखते, तो लाओ तुम्हारा धर्म ही भ्रष्ट कर देते हैं। या वहाँ घीसू माधव जैसे कैरेक्टर हैं जो खुलेआम मतलब सामाजिक नैतिकता को ठेंगे पे रखते हैं। तो इस तरीके, या फिर उसमें आप देखिए कि सदगति जैसी कहानी है, ब्राह्मणवादी कुचक्र कैसे काम करता है समाज में, उसको वहां तक प्रेमचंद की निगाह चली जाती है। यानी एक ईमानदार और महान लेखक जब किसी साहित्य, किसी विषय में प्रवेश करता है, तो वो अपनी वैचारिक और राजनीतिक सीमाबद्धताओं तक नहीं रहता, उसकी यात्रा खुद को प्रोसीड करने की, खुद को क्रॉस करने की यात्रा होती है, अपने आप को ही वो एक तरीके से स्थानांतरित करता है। तो ये बात है, इसीलिए हम लोग प्रेमचंद को बार बार ये मानते हैं कि प्रेमचंद का जो साहित्य है वो आधुनिक भारत में दलित दृष्टि के लिहाज से देखा जाए तो सबसे सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब सबसे मारक है, वो क्रांतिकारी साहित्य एक तरह का है अपने समय के हिसाब से। क्योंकि देखिए आप प्रेमचंद का पूरा, अगर आप मतलब उनका साहित्यिक एक मैप बनाएं, मैपिंग करें, तो आप देखेंगे कि प्रेमचंद के साहित्य के मानचित्र का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में जाति के सवाल पर केंद्रित है, और कह सकते हैं कि जो वर्चस्वशाली विचारधारा है, जो जो मतलब आप कहिए कि जिसको हमने कबीर और रैदास के टर्म में समझने की कोशिश की मध्यकाल में, कि वह वर्चस्व की विचारधारा को चैलेंज देता हुआ साहित्य है, उसी तरीके से प्रेमचंद का साहित्य भी है। प्रेमचंद ने मोटे राम शास्त्री जैसा कैरेक्टर बनाया, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, व्यंग्यात्मक चरित्र है। यानी उस दौर में एक मतलब टकेपंथी लिटरेचर और संस्कृति की जो पूरी धारणा विकसित हो रही थी, जिसका हमने नवजागरण के हवाले से जिक्र किया, उसका मुखर विरोध, जिस तरह की भाषा और जिस तरह की संवेदना जयशंकर प्रसाद बनारस में ही रह करके विकसित कर रहे थे, उसका मुखर सबसे बड़ा विरोधी कोई था तो प्रेमचंद। तो यानी प्रेमचंद ने पूरी जो हिंदूवादी साहित्य की चेतना थी, उस चेतना का मुखर विरोध किया। तो न सिर्फ पात्रों के लिहाज से, न सिर्फ जीवन स्थितियों के लिहाज से, बल्कि चेतना और विचार के लिहाज से भी प्रेमचंद उसके कह सकते हैं पैरेलल खड़े होते हैं, समानांतर खड़े होते हैं। और जहां तक बात अंतर विरोधों की है, तो जाहिर है कि बाद में दलित विमर्श ने प्रेमचंद का भी प्रत्याख्यान रचा, प्रेमचंद के भीतर भी अंतर विरोध खोजे, तो ठीक है, वो दलित विमर्श को करने का हक है, वो करें। लेकिन यह बात समझना चाहिए कि प्रेमचंद ने अपने दौर में जो जो सवाल उठाए, वो सवाल उनके अलावा किसी ने नहीं उठाए, और अपने समय के सबसे ज्वलंत सवाल थे। तो एक तरीके से दलित दृष्टि के लिहाज से प्रेमचंद का साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद तो फिर हम लोग जानते हैं कि फिर
भारत की परिस्थितियां इतनी तेजी से बदलती हैं, मतलब 1930 के बाद यानी गांधी जी के आंदोलन को जैसे जैसे हम मतलब आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, 40 और उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर स्वतंत्रता, उसके पहले विभाजन, तो ये सब कुछ है। लेकिन चूंकि प्रेमचंद ने जो शुरुआत कर दी थी उसका अलग अलग रूपों में, जैसे पूरा प्रगतिशील साहित्य, तो प्रगतिशील साहित्य ने जाति की सवाल को वर्ग के अंतर्गत समाहित करके देखने की कोशिश की, लेकिन उस प्रक्रिया में बहुत बड़ा साहित्य भी सामने आया। अब नागार्जुन का साहित्य देख लीजिए, प्रगतिशील रचनाओं के भीतर से ही एक तरीके से वो दृष्टि निकलती है। ठीक है, आप क्या नाम, चतुरी चमार जैसी कहानी उन्होंने लिखी, निराला ने, छायावादी कवि माने जाते हैं, लेकिन वो प्रेरणा वहां तक जाती है। पूरी नई कहानी के दौर में हमारे भीतर, नई कविता के दौर में शंभुक जैसा खंड काव्य लिखा इन्होंने, जगदीश गुप्त ने, जो कि माने जाते हैं कलावादी रचनाकार। तो सबने जाति के प्रश्न को उसके बाद अपने अपने तरीके से समझना शुरू कर दिया। अमृतलाल नागर ने नाचियो बहुत गोपाल जैसा उपन्यास लिखा है, मैला आंचल है, आधा गांव है। फिर तो मतलब प्रेमचंद के बाद तो पूरी परंपरा शुरू हो जाती है। यानी बीच बीच में छोटे छोटे अंतराल, जैसे मान लीजिए कि 47 के आसपास विभाजन रहा और हिंदी साहित्य को विभाजन ने बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया, लेकिन उसके भीतर भी आप तमस उपन्यास पढ़िए, उपन्यास विभाजन पर केंद्रित है, लेकिन वो जाति के सवाल को बहुत गहराई से उठाता है। तो इस तरीके से मतलब उसके बाद पूरा हमारा अब तक का जो साहित्य, साठोत्तरी साहित्य 70 के दशक में, उसके बाद आप देखिए राग दरबारी जैसा उपन्यास, तो जो शुरुआत हो गई जब हमारा साहित्य समाज केंद्रित हो गया और यथार्थवादी शिल्प, यथार्थवादी संवेदना विकसित हो गई, तो जब भी साहित्य जमीन पे उतरेगा तो वो सामाजिक भेदभाव, जाति का सवाल, इन सवालों को छुए बिना, उठाए बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब किसी ने कोई सवाल किया है तो आप जो लिखा है मैं पूरा नहीं पढ़ पाया, बाद में आप पूछ लीजिएगा, मैं अपनी बात धीरे धीरे समाहार करने जा रहा हूँ। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि जिसको हम दलित दृष्टि कहते हैं, तो लगभग सभी शिव प्रसाद सिंह की कहानियां हैं, मार्कंडे की कहानियां हैं, मार्कंडे का उपन्यास है, बाद में जगदीश चंद्र के उपन्यास है, मैला आंचल, सॉरी ये राग दरबारी है। तो आप उसके बाद पूरे साहित्य को उठा के देख लीजिए, शेखर जोशी की कहानियां, मैं तो आजकल इस चीज पे काम कर रहा हूँ कि शेखर जोशी की कहानियों में पहाड़ के जीवन में कैसे जातियां आती हैं उस पे है। अमरकांत की कहानियों में जाति के ऐसे गहरे से, हमने कभी अमरकांत को उस रूप में नहीं पढ़ा, लेकिन आप अगर गहराई से पढ़ेंगे तो उसमें जाति और निम्न वर्ग के जीवन का ऐसा चित्रण है कि आप दंग रह जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि दलित साहित्य के आने से पहले, क्योंकि जब दलित साहित्य आ गया तो उसने तो फिर सोचने समझने और जाति के प्रश्न को देखने का पूरा नजरिया ही, समझिए कि उसको एक तरीके से रीशेप कर दिया। रीशेप इसलिए कर दिया क्योंकि उनके सवाल थे अपने तरीके से, और सहानुभूति स्वानुभूति का प्रश्न एक बड़ा प्रश्न था कि अब तक इसके पहले जो लोग, जो गैर दलित समाज से आने वाले लेखक थे, उन्होंने जाति के प्रश्न को किस रूप में समझा, अपनी अपनी पोजीशन पे खड़े होकर वो जाति को कैसे देख रहे थे। तो वो एक समझिए कि एक अलग धारा है। और दलित विमर्श आने के बाद जाति का प्रश्न एक निहायत ही संगठित और ऑर्गेनाइज्ड, और उसका अपने आइडियोलॉजिकल सैद्धांतिकी विकसित हुई, सौंदर्य शास्त्र उन्होंने अपना विकसित करने की कोशिश की, और उस आधार पर दलित साहित्य का अपना एक ढांचा खड़ा होता है। और उसने इसीलिए आज के संदर्भ में, जब आप जैसे आज का साहित्य क्या है, आज का मुख्य धारा के साहित्य, अरे यार क्या बच गया, तो आज के साहित्य का पूरा जो कह सकते हैं कि आधार है, उसके बिना आप उसको सबाल्टर्न या दलित या जेंडर के कसौटी पे कसे बिना आप उस पर बात ही नहीं कर सकते। तो ये बदलाव कहाँ से आया? ये बदलाव आया दलित विमर्श के कारण, जाति के सवाल पे, जेंडर के सवाल पे,
जाहिर है कि स्त्री विमर्श के जरिए, यानी जो पूरा अस्मितावादी डिस्कोर्स आया, उसने हमारे अब तक के देखने के नजरियों को बदला। वो तो एक अलग है विषय, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि इस पूरी परंपरा में, इस पूरी प्रक्रिया में कि किस तरीके से जाति का डिस्कोर्स समाहित रहा है और उसको अलग अलग उस नजरिए पे बहस हो सकती है। जैसे प्रेमचंद के नजरिए पे बहस हो रही है, या मान लीजिए शिव प्रसाद सिंह ने बहुत सारी जाति के सवाल को लेकर कहानियां लिखी हैं नई कहानी के दौर में, तो उस पे बहस हो सकती है, लेकिन उन्होंने समझने की कोशिश की, क्योंकि वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते थे। यानी जो नई कहानी का जो सिद्धांत है कि वो क्या करता है, वो समाज की सच्चाइयों को किसी विचारधारात्मक लोड, किसी विचारधारात्मक बोझ के बजाय निजी संवेदना और अपनी नजर देखने की जो उनकी वैयक्तिकता है, जो उसकी अपनी खासियत है, उस नजरिए से देखने की बात नई कहानी का आंदोलन करता है। तो नई कहानी के दौर में लोगों ने उसको समझा अपने अपने तरीके से। अब उसको आप आज के दलित विमर्श के पैमाने पे कसेंगे तो वो एक अलग प्रणाली है चिंतन की। तो मेरे ख्याल से जो दलित दृष्टि की जो पूरी बात है वो यही है कि जाति के को लेजिटिमाइज करने, जाति को आधार प्रदान करने की जो पूरी वैचारिकी है, जो पूरा आध्यात्मिक ढांचा है, दार्शनिक जो आधार है, उस आधार को चुनौती देता हुआ साहित्य विचार के मामले में और रचना के मामले में किस रूप में सामने आया, तो उसके भीतर दलित दृष्टि अंतर नहीं थी। यानी दलित दृष्टि अपने आप में कोई जातिवादी दृष्टि नहीं है, बल्कि जाति को सही बताने वाली, जाति को लेजिटिमाइज करने, उसको वैधता प्रदान करने वाली जो दृष्टि है, उस दृष्टि को चुनौती देने वाली जितनी भी विचारधाराएं, जितने भी द्वंद्व हैं, उसका जो मुखालफत करने वाला जो भी पहलू है, वह दलित दृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है, उसका एक हमसफर है, उसका हमराही है। तो इसी को हम दलित दृष्टि माने तो शायद हमको साहित्य को देखने की और प्रतिरोध के साहित्य को देखने की जो व्यापक नजरिया होगा, वो नजरिया वहां से पैदा होगा। तो उसमें चाहे बुद्ध हो, चाहे फूले हो, चाहे वो चारवाक दर्शन हो, चाहे आजीवक परंपरा हो, चाहे वो मध्य का संत निर्गुण साहित्य हो, चाहे वो रीतिकाल हो, है ना, चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे फूले हो, मार्क्स हो, सब उसके भीतर समाहित होकर के एक सामूहिक वैचारिकी बनती है। तो मुझे मुझे लगता है कि 1 घंटा करीब करीब हो गया है, 50 मिनट करीब। तो मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ। अब जो बात होगी वो सवालों के संदर्भ से होगी। मुझे अपना कॉन्सेप्ट जो मेरा था वो यही था कि हम दलित दृष्टि को किस रूप में समझें। दलित दृष्टि केवल दलित साहित्य या दलित जाति या दलित प्रश्न से जुड़ी हुई सीमित दृष्टि नहीं है, बल्कि इसका एक व्यापक पहलू है। वो पहलू क्या है मैंने आपके सामने रखा। अब इस पर कोई प्रश्न होगा तो फिर हम अपनी बात और ज़्यादा स्पष्ट कर पाएंगे। मेरी तरफ से इतना ही है फिलहाल। किसी साथी का कोई सवाल हो तो सवाल पूछें।